बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, हम अपने टॉपिक की तरफ आए। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके अबाउट द एग्जाम ओरिएंटेड हाई रैपिड रिवीजन सीरीज। तो बेसिकली ये क्या है? इस सीरीज में हमने क्या किया है कि इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी। इसमें हाई यील्ड, ठीक है, जो हाई यील्ड कंटेंट होगा उसकी रैपिड रिवीजन होगी। ठीक है। अब जो एग्जाम ओरिएंटेड हम कह रहे हैं कि इसमें क्या ऐसा इंक्लूड किया हमने, ऐसा क्या कंटेंट इंक्लूड किया है? तो जो एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये है कि इसमें हमने सिनेरियो बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड वो एमसीक्यू होगा या सिनेरियो होगा, उस टॉपिक के जो हाई यील्ड पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हाई यील्ड रैपिड रिवीजन होगी हमारी। और फिर उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम आएंगे थर्ड स्टेज पे, जिसमें हम एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्दर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसमें हमारा फोकस ये है कि आपकी जो हाई यील्ड कंटेंट है हर टॉपिक का, उसको रैपिडली रिवाइज किया जाए। मेन चीज़ें आपको समझाई भी जाएं, पढ़ाई जाएं और कवर करवाई जाएं। ठीक है, इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे टॉपिक वाइज, वो चीज़ें सारी की सारी हाई यील्ड होंगी। ठीक है, वो सारी की सारी हाई यील्ड होंगी, उनको आपने लाजमी सीखना होगा, कंसेप्ट क्लियर करने होंगे और मेमोराइज करना होगा। और मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ, ऐसा नहीं होगा कि हर पॉइंट को थारोली डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। जो चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड होंगी सिर्फ उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। और ये रैपिड रिवीजन होगी। ठीक है, रैपिड रिवीजन होगी, इसमें हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि कम टाइम में हमने इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड चीज़ों को कवर करना होगा। तो ये हमारी रैपिड रिवीजन होगी। ठीक है, तो हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे स्टेप वन पे। स्टेप टू पे हम जिस टॉपिक से रिलेटेड वो सिनेरियो होगा उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे, रैपिडली उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। और फिर हम थर्ड स्टेज पे क्या करेंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड मजीद हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे ताकि आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। और इन क्वेश्चंस के थ्रू जो एग्जाम ओरिएंटेड हम तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को मजीद बेहतर बना सकें और आप जो है आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी बेहतर हो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टिप्स और ट्रिक्स हैं और जो स्ट्रेटजी है वो भी मजीद बेहतर हो सके। तो ये था इंट्रोडक्शन। तो आपका अब माइंड इसमें बन गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। सो नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम द कंसेप्ट वन। जी, स्नेरो बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल वन है हमारे पास। इन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी क्लिनिक 4 year old तारा इज ब्रॉट इन बाय हर पेरेंट्स। ठीक है, 4 year old तारा है। Because she has not been acting herself over the past month. The mother also mentioned that she cannot keep up with other children while playing and often gets fatigued and short of breath. यानी पेशेंट में, चाइल्ड में क्या है, फटीग की कंप्लेंट है और डिस्निया की कंप्लेंट है। वाइटल साइंस जो है वो नॉर्मल है। एग्जामिनेशन पे उसकी जो स्किन है वो पिंक है। और ऑस्कल्टेशन पे क्या है, हार्ट रिवील्स होलो सिस्टोलिक मर्मर ओवर द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। तो ये हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से हमने देखना है कि हमारा टॉपिक कौन सा है, हमारी डायग्नोसिस क्या बन रही है। अब आप इसमें नोट करें कि एग्जामिनेशन पे हमें एक अबनॉर्मेलिटी मिल रही है और वो अबनॉर्मेलिटी क्या है, हमारे पास मरमर है। ठीक है, ये मरमर है। अब चूंकि मरमर है 4 साल की बच्ची में, तो ये एक चाइल्डहुड, ठीक है, ये चाइल्डहुड क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। ठीक है, मरमर कहाँ से मिलेगा, हार्ट से मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पे, हार्ट का जो एग्जामिनेशन है वहां पे हमें क्या मिल रहा है, होलोसिस्टोलिक मरमर मिल रहा है चाइल्डहुड में। तो ये चाइल्डहुड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, इससे हमें ये पता चल रहा है। और चूंकि इसमें साइनोसिस नहीं है, तो ये कौन सा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, ए साइनोटिक। ठीक है, ए साइनोटिक
कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है, ये भी हमें पता चल गया। अब इसमें सिम्टम्स क्या है, फटीग है और डिस्निया है। अब ये मोस्टली कंजेंटल जो हार्ट डिफेक्ट्स हैं उनमें ये कंप्लेंट्स देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक पॉइंट जो हमें डायग्नोसिस की तरफ लेके जा रहा है कि क्लू जो है वो है होलो सिस्टोलिक मर्मर एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। तो ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में हमें ये मिलता है। तो हमें पता चल गया है, हमने डायग्नोस कर लिया है, जो पॉइंट्स इसने सिनेरियो में दिए हैं कि ये कौन सा टॉपिक है, कौन सी डायग्नोसिस है, कौन सा डिसऑर्डर है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वो ये है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में पोलोसिस्टोलिक मर्मर मिलेगा, इसको पैन सिस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं। नंबर वन ये पॉइंट हो गया। नंबर टू, किस एरिया पे ये हमें बेस्ट सुनाई देगा, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, ठीक है। फिर ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड में या बेबीज में ये डिसऑर्डर जो है मोस्टली मिलता है। और इसके फीचर्स क्या होंगे जो मोस्टली कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का केस है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। हमने डिस्कस किया है कि ये कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। तो इसमें हमने डिस्कस किया है ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें साइनोसिस नहीं थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की टाइप्स को, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वो डिफेक्ट्स हैं जिनमें साइनोसिस जो है बर्थ पे नहीं होती, उनको ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें लेफ्ट टू राइट शंट होती है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और एक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स वो हैं जिनमें साइनोसिस होती है एट बर्थ, ठीक है, या आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, या 2 डेज, या आफ्टर सम टाइम, वीक्स। तो उसको हम कहते हैं साइनोटिक, ठीक है। तो हम साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कहते हैं। और इनमें कौन सी शंट देखने को मिलती है कि इनमें मिलती है राइट टू लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट होती है। अब जो ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है इनमें लेफ्ट टू राइट शंट होती है, ठीक है। अब चूंकि लेफ्ट टू राइट शंट है, इसका मतलब क्या है कि चाहे वो एट्रिया से एट्रिया की तरफ हो, ठीक है, वेंट्रिकल से वेंट्रिकल की तरफ हो, ये लेफ्ट साइड है हार्ट की, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट टू राइट शंट होगी, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ हो सकती है, या लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ हो सकती है ये शंट। अब लेफ्ट हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होगा राइट हार्ट में, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, और फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये एंटर होगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चूंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन एओर्टा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं हो रहा होता, इसलिए इन पेशेंट्स में साइनोसिस नहीं होती, ठीक है। लेफ्ट टू राइट शंट का ये मतलब है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा राइट हार्ट में और वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंटर होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं होगा, इसी वजह से इनमें साइनोसिस नहीं होगी। तो आपको पता ना चाहिए कि इनमें क्या हो गए फीचर्स, देयर विल बी नो अर्ली साइनोसिस, ठीक है। इनमें अर्ली साइनोसिस नहीं होगी, एक ये फीचर आपने याद रखना है, ठीक है। दूसरा इसमें फीचर क्या होगा कि अगर इनमें आइजर मैंगर सिंड्रोम डेवलप होती है, ठीक है, आइजन मैंगर सिंड्रोम भी कहते हैं या आइजन मैंगर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, तो उस केस में पेशेंट्स में साइनोसिस डेवलप हो सकती है, पेशेंट में साइनोसिस डेवलप हो सकती है। और एक और जो है कम्युनिकेशन डेवलप हो सकती है, उसको हम कहते हैं, जी आपने शायद पढ़ा हो इसको, उसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। फिर इन पेशेंट्स में थर्ड फीचर पॉलीसाइथीमिया भी डेवलप हो सकता है, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया। नंबर फोर, इनमें क्लबिंग भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। ये फीचर्स हैं एसिनेप्टिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के, जिनमें लेफ्ट टू राइट शंट होगी। तो अगर आपके पास कोई पूछ रहा है कि लेफ्ट राइट शंट्स में कौन से फीचर्स होंगे,
या ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में कौन से फीचर्स होंगे, तो ये फीचर्स आपने बताने हैं। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इनका मैकेनिज्म भी क्या है। नो अर्ली साइनोसिस, इनमें अर्ली साइनोसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया, ठीक है। मैकेनिज्म आपके माइंड में होना चाहिए, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगर इनमें आइजनमेंगर सिंड्रोम डेवलप होती है तो उसमें क्या होगा आइजनमेंगर सिंड्रोम में, कि शंट रिवर्सल। तो आपने क्या पॉइंट याद रखना है कि इसमें शंट का जो है वो रिवर्सल होगा, यानी ये लेफ्ट टू राइट शंट है, अगर ये राइट टू लेफ्ट बन जाए, ठीक है, राइट टू लेफ्ट बन जाए, तो इसमें क्या होगा शंट का रिवर्स होगा। क्यों होता है, क्योंकि इन डिसऑर्डर्स में क्या है, लेफ्ट टू राइट शंट है, लेफ्ट टू राइट शंट है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, ज्यादा मिकदार में ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, और जब टाइम गुजरता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, डेवलप पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के डेवलप होने की वजह से क्या होगा कि जो राइट हार्ट है उसमें प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर राइट हार्ट प्रेशर बिकम मोर देन द लेफ्ट हार्ट प्रेशर, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ठीक है, शंट जो है वो रिवर्स होगी, शंट रिवर्स होगी। जब शंट रिवर्स होगी तो ये क्या होगी, इट विल बिकम, यस, राइट टू लेफ्ट। तो राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट में ब्लड एंटर होगा, राइट हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये लेफ्ट हार्ट में एंटर होगा, लेफ्ट हार्ट से ये एओर्टा में जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, एओर्टा में जाएगा, और ये एओर्टा में जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो पेशेंट में क्या डेवलप होगी, साइनोसिस डेवलप होगी। तो ये साइनोसिस का मैकेनिज्म हो गया। अब पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म की बात करें तो अगर पेशेंट में थ्रोम्बाई बन रहे हैं, ठीक है, थ्रोम्बाई बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी लेग्स की, अब सपोज करें ये एक लेग है, उसके लेग्स लेग्स की डीप वेन्स में, ठीक है, डीप वेन्स में थ्रोम्बाई बन रहे हैं, ठीक है, थ्रोम्बाई बन रहे हैं। अब ये जो थ्रोम्बाई हैं, अगर यहाँ पे थ्रोम्बाई बने हैं, यहाँ से इनका कुछ पार्ट, ठीक है, डिसलॉज हो जाता है, ठीक है, डिटैच हो जाता है, तो उसको हम एम्बोलाई कहेंगे। अब ये एम्बोलाई लेग्स चूंकि वेन्स में है, वेन्स से ब्लड कहाँ पे जाता है, जी, राइट हार्ट में जाता है, ठीक है, राइट हार्ट में जाता है। अगर ये एम्बोलाई डीप वेन से राइट हार्ट में एंटर होते हैं, तो राइट हार्ट में ये, अगर शंट का रिवर्स है, कि एज ए मैन राइट टू लेफ्ट है, तो ये एंटर होगा लेफ्ट हार्ट में। लेफ्ट हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकते हैं, वहां से ये फिर डिफरेंट वेसल्स की ओक्लूजन काज कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी, आइजन सिंड्रोम अगर डेवलप होती है, ठीक है। या अगर राइट हार्ट में प्रेशर इंक्रीज होते हैं टेम्परली और शंट रिवर्स होती है, तो पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म सिर्फ उस सूरत में डेवलप होगा जब शंट रिवर्स होगी, राइट टू लेफ्ट होगी, क्योंकि जो एम्बोलाई हैं वो राइट हार्ट में एंटर होंगे, क्योंकि ये इंफीरियर वेना केवा है और ये सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। डीप वेन से ये जो एम्बोलाई हैं इंफीरियर वेना केवा तक पहुंचेंगे, यहाँ से फिर कहाँ पे एंटर होंगे, राइट हार्ट में एंटर होंगे। अगर लेफ्ट टू राइट शंट है तो ये लेफ्ट हार्ट में एंटर नहीं हो सकेंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर आपने एक टर्म सुनी होगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, उसमें क्या होता है, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कॉमन कॉज क्या है, डीवीटीज ही है, ठीक है, ये क्या है, डीवीटीज, कॉमन कॉज डीवीटीज है। तो उसमें क्या होता है कि ये थ्रोम्बाई से एम्बोलाई बनते हैं, राइट हार्ट में एंटर होते हैं, राइट हार्ट से राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंटर होते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करते हैं, पल्मोनरी अक्लूजन कॉज करते हैं, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। अब इस इन पेशेंट्स में क्या हो रहा है, इन पेशेंट्स में क्या है कि जो एम्बोलाई है वो राइट हार्ट में एंटर हो रहे हैं, लेकिन अगर आइजनमेंगर सिंड्रोम डेवलप हो गया तो ये राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट में एंटर होंगे, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड में एंटर होंगे, इसीलिए इसको पैराडॉक्सिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं ये, अ, अगर हार्ट की कोरोनरी आर्टरी को ओक्लूड करते हैं तो पेशेंट्स में एंजाइना डेवलप होगा। अगर ये सेरेब्रल वेसल्स की ओक्लूजन कॉज करते हैं तो पेशेंट में इस्कीमिक इन्फॉक्शन डेवलप होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस इनमें डेवलप हो सकती हैं। तो
इसको भी हमने समझ लिया, साइनोसिस कैसे डेवलप होगी, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म कैसे डेवलप होगी। और अगर चूंकि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, ऑक्सीजन लेवल इन पेशेंट्स में जो है वो लो होंगे, अगर पुअर ऑक्सीजन डिलीवरी है टुवर्ड्स दी टिश्यूज, ठीक है, तो उसके टिश्यूज और सेल्स में, तो वहां से फिर क्या रिलीज होगा, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। जो रीनल पेरिट्यूबुलर सेल्स हैं वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेंगे, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगी, आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसके नतीजे में पेशेंट में पॉलीसाइथेमिया डेवलप होगा। इसी तरह अगर पुअर ऑक्सीजन डिलीवरी है टू दी फिंगर्स, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्लबिंग डेवलप होगी। तो ये मैकेनिज्म है। और अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के, हमारे पास ए सनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं कौन कौन से। उसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, और कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा है। ये है ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। तो ये चीजें हैं जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और जो इंफॉर्मेशन है वो आपने याद रखनी है। पहले अर्ली साइनोसिस नहीं होगी, हाइजेनबर्गर सिंड्रोम अगर डेवलप हो तो उसमें शंट रिवर्स होगी, जिसके नतीजे में साइनोसिस और पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म डेवलप हो सकती है, जिसके नतीजे में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, लाइक एंजाइना, इस्केमिक इंफार्क्शन। ये आपने याद रखना है। पॉलीसाइथेमिया और क्लबिंग, और कौन से इसमें डिफेक्ट्स जो है वो इंक्लूड है, ये चीजें आपके याद रखनी थी। ओके, फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि आपको वो सिनेरियो भी दे सकते हैं, और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ लेफ्ट टू राइट शंट। तो आपको वो फीचर देंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंट्स के फीचर्स दे सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में। और उनमें एक फीचर ऐसा होगा जो लेफ्ट टू राइट शंट का फीचर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, वो साइनोसिस भी हो सकता है, ठीक है। अब जो साइनोसिस है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट शंट्स का फीचर नहीं है, क्योंकि इसमें ए साइनोटिक डिफेक्ट्स होते हैं। तो साइनोसिस इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट विद साइनोसिस। तो आपको वो एएसटी दे सकते हैं, ठीक है, वीएसटी दे सकते हैं, पीडीए दे सकते हैं, और एक आपको एग्जांपल दे सकते हैं जो साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल टेट्रोलॉजी ऑफ पैरेट दे सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ए साइनोटिक डिफेक्ट कौन से हैं, साइनोटिक डिफेक्ट्स कौन से हैं। What condition may result from a long-standing left-to-right shunting of blood, which involves reversal into a cyanotic right-to-left shunt? तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है क्या कि पेशेंट में लॉन्ग स्टैंडिंग लेफ्ट टू राइट शंट है, ठीक है, तो उसके नतीजे में एक कंडीशन डेवलप होती है, जिसके नतीजे में शंट जो है रिवर्स हो जाती है, इट बिकम्स राइट लेफ्ट, दैट इज द आइजन सिंड्रोम, ठीक है, आइजन सिंड्रोम है। तो इसका मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। फिर आपको पता होना चाहिए कि साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कौन से हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में राइट टू लेफ्ट शंट होगी। जब राइट टू लेफ्ट शंट होगी, इसका मतलब ये है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट हार्ट से एंटर होगा लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट हार्ट से ये फिर एओर्टा से एंटर होता हुआ सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होगा, और ये अर्ली साइनोसिस कॉज करेगा। तो इनमें क्या होगा, जी आपने याद रखना है, अर्ली साइनोसिस होगी इन पेशेंट्स में, ठीक है? और इनमें पैराडॉक्सिकल, जी पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म का भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। अर्ली साइनोसिस होगी और पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म का कॉम्प्लिकेशन भी इसमें डेवलप हो सकती है, क्योंकि डीवीटीज से एम्बोलाई अगर डेवलप होते हैं तो राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट की तरफ ऑलरेडी ये शंट मौजूद है, तो लेफ्ट हार्ट में एंटर होके पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म कॉज कर सकते हैं, जिसमें एम्बोलाइज सिस्टम में सर्कुलेशन में एंटर होंगे। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं कौन कौन से, इनका निमोनिक है 5 Ts, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब नंबर 1 पे है ट्रंकस आर्टेरियोसिस, इसमें एक वेसल होती है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल वेसल होती है, उस सिंगल वेसल से, ठीक है, अगर यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ पे आप नोट करें तो ये एक ही सिंगल वेसल मौजूद है। नॉर्मली क्या होता है कि एक सिंगल वेसल मौजूद डेवलप होती है, जिसको हम ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहते हैं,
वो फिर उसमें एओर्टा पुल्मोनरी सेप्टम डेवलप होता है, ठीक है। उसमें एक सेप्टम डेवलप होता है जिसके नतीजे में दो सेपरेट वेसल्स बन जाती है, एक एओर्टा बन जाती है, ठीक है, एक एओर्टा बन जाती है और एक बन जाती है पल्मोनरी ट्रंक। लेकिन अगर सेप्टम डेवलप ना हो और ट्रंकस आर्टेरियोसिस परसिस्ट करे एज अ सिंगल वेसल, तो उसको हम ट्रंकस आर्टेरियोसिस या परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहते हैं। तो नंबर वन पे है एक वेसल का डिफेक्ट, जिसको हम ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहते हैं। नंबर टू पे दो वेसल्स की स्विचिंग होगी, जिसको हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर नॉर्मली आप देखें कि जो राइट हार्ट है वो पल्मोनरी ट्रंक के साथ अटैच होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल अटैच होता है किसके साथ, एओर्टा के साथ। लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल अटैच हो एओर्टा के साथ और लेफ्ट वेंट्रिकल अटैच हो जी पल्मोनरी ट्रंक के साथ, तो इसमें क्या होगा पेशेंट में, डिऑक्सीनेटेड ब्लड एओर्टा में एंटर होगा, सिस्टम में सर्कुलेशन में एंटर होगा, रिलीज साइनोसिस कॉज करेगा पेशेंट में, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पिड अटरेशिया। ट्राइकस्पिड अटरेशिया में क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, इनके दरमियान एक वाल्व होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अगर ये अटैटिक हो, अगर ये डेवलप ना हो, तो क्या होगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम ट्राइकस्पिड अटरेशिया कहते हैं। क्योंकि इसमें जो राइट वेंट्रिकल है इसका कोई यूज नहीं होगा, ये सिर्फ रहेगा एज क्लोज चैम्बर, इसकी जो डेवलपमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो राइट वेंट्रिकल होगा ये, इसमें क्या होगा, हाइपोप्लेशिया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका फीचर है। नंबर फोर पे है ऐसा डिफेक्ट जिसमें चार डिफेक्ट्स होते हैं, उसको हम टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं, ठीक है। ये चार डिफेक्ट का एक डिसऑर्डर है जिसको हम टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ठीक है, वीएसटी है और ओवरराइडिंग एओर्टा है। और नंबर फाइव पे ऐसा डिफेक्ट है जिसके नाम में पांच लेटर्स आते हैं, इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं, और जो सबसे बड़ा नाम है, ठीक है, टोटल एनमलस पुल्मोनी विनस रिटर्न। इसमें बेसिकली कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड एंटर हो रहा होता है वो पुल्मोनरी वेन्स से के वेन्स जो है उनके थ्रू एंटर हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जो पुल्मोनरी वेन्स हैं लेफ्ट एट्रियम में ओपन होने के बजाय राइट एट्रियम में वो ओपन हो रही होती है, ठीक है। तो ये पुल्मोनरी विनस रिटर्न जो है, ये पुल्मोनरी वेसल से जो विनस रिटर्न आनी थी हार्ट की तरफ, वो उसकी एनोमली है, उसकी टोटल एनोमली है। टोटल एनोमली क्या है कि लेफ्ट एट्रियम की बजाय राइट एट्रियम में ब्लड जो है वो एंटर हो रहा होता है। तो ये इनको आपने इस तरह याद रखना है। ये इनका निमोनिक है 5 Ts, ठीक है, ये 5 Ts है। फर्स्ट पे एक वेसल है, दो पे दो स्विच वेसल्स हैं, दो वेसल्स का एस्पिरोलॉजी जो दो वेसल्स को इन्वॉल्व करती है। तीन पे ट्राइकोस्पिड एट्रेशिया है, थ्री फॉर ट्राई, इस तरह याद रख सकते हैं। बट इजी तरीका है इसको याद रखने का। तो ये चीजें जो आपने इसमें याद रखनी है। फर्दर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लीस्ट लाइकली टू कॉज साइनोसिस। तो आप को ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, टोफ दे सकते हैं, इसी तरह यानी कि आपको साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के डिफेक्ट्स देंगे, लाइक टोफ देंगे, ट्रांस पोजीशन ऑफ ग्रेट वेसल्स देंगे, ठीक है, टोटल एनोमलस पुल्मोनी वीनस डाउन देंगे, और एक आपको ए साइनोटिक दे सकते हैं, तो आप लोग ए साइनोटिक चूज करेंगे इसमें। A single outflow tract is diagnostic of which of the following cyanotic congenital heart defect। तो सिंगल आउटफ्लो ट्रैक्ट है यानी कि persistent truncus arteriosus है। Which of the following two structures merge together to form the defect of the truncus arteriosus G। इसमें बेसिकली क्या है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये आपस में मर्ज करती हैं, डिफेक्ट ऑफ द ट्रंकस आर्टरियोसिस। Which of the following defects is present in tricuspid atresia। तो tricuspid atresia में क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो एब्सेंट होगा,
और इसमें राइट वेंट्रिकल का जो साइज है वो कम होगा, यानी कि स्मॉल राइट वेंट्रिकल होगा। ये आपने चूज करना। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द कंसेप्ट टू। 35 ईयर ओल्ड वुमेन है जो इमरजेंसी में आ रही है आपके पास फॉर इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट साइड वीकनेस एंड स्लर्ड स्पीच दैट बिकेन 3 आवर्स अगो। कार्डिक एग्जाम पे सिस्टोलिक मर्मर है which is loudest at the left upper stomach border and there is fixed splitting of the S2 heart zone. Extremity examination reveals swelling and erythema in the right calf, ठीक है, right calf में। MRI of the brain shows signs of ischemic infarction. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिनेरियो है ये बेसिकली टिपिकल सिनेरियो है ऑफ द जी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म से रिलेटेड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म से रिलेटेड। तो हमने डिस्कस किया था कि अब इसमें हम पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। पेशेंट में स्वेलिंग है, अरिथमा है, ठीक है, राइट काफ में। तो ये फीचर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? पेशेंट में डीवीटीज है। अब पेशेंट में चूंकि डीवीटीज है और इसके साथ साथ पेशेंट में क्या है जी, पेशेंट में सिस्टोलिक मर्मर है और फिक्स S2 स्प्लिटिंग है, ठीक है। पेशेंट में सिस्टोलिक मर्मर है और S2 स्प्लिटिंग है, जो फीचर्स है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के, ठीक है। और इसके साथ साथ पेशेंट में लेफ्ट साइड वीकनेस है और स्लर्ड स्पीच है। अब क्या है, पेशेंट में डिविटीज है, वहां से क्या हुआ है, थ्रोम्बाई बने हैं, ठीक है, डिविटीज में थ्रोम्बाई है। थ्रोम्बाई से इनका एक पार्ट डिटैच हुआ है जिसको हम एम्बोलाई कहते हैं। वो एम्बोलाई फिर गया है हार्ट में, ठीक है। अब वो हार्ट में गया है और हार्ट से फिर वो एंटर हुआ है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हुआ है थ्रू द पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। हमने डिस्कस किया है कि ये हार्ट है और थ्रोम्बाई बन रहे हैं डीप वेन्स में, लेग्स में। अगर ये इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक है, सॉरी, इंफीरियर वेना केवा एंटर हो रही है राइट हार्ट में, ठीक है, राइट एट्रियम में। तो ये अगर एंटर होते हैं इंफीरियर वेना केवा में और जहाँ यहाँ पे जाएंगे राइट एट्रियम में, ठीक है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। राइट हार्ट में ये एंटर हो गए हैं और अगर किसी तरह नॉर्मली क्या होगा कि ये राइट एट्रियम में जाएंगे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से ये जाएंगे जनाब पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक में, और फिर ये यहाँ से जाएंगे लंग्स में, ठीक है, यहाँ तो सपोज करें ये लंग्स है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करते हैं, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लेकिन हमारे पास जो केस है वो AST का है, ठीक है, AST का केस है। तो इसमें लेफ्ट हार्ट से यहाँ पे हमारे पास एओर्टा है, ठीक है। अब कैसे ये लेफ्ट हार्ट में जा सकते हैं? अगर यहाँ पे डिफेक्ट मौजूद है, अगर यहाँ पे डिफेक्ट मौजूद है, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है और शंट रिवर्स है, क्योंकि ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। अगर साइनोटिक होता तो इसमें शंट की रिवर्सल की जरूरत ना होती, राइट टू लेफ्ट शंट होती, वो लेफ्ट हार्ट में एंटर होता AST के थ्रू या VST के थ्रू, या कोई भी साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता, लाइक क्लोट्स होता, ट्रांसलेशनल ब्लड वेसल्स होता, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में एंटर होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है और ये कौन सा है, AST है। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, इसमें शंट रिवर्स होगी, तो ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर ये एंटर होगा एओर्टा में, और इसने फिर सेरेब्रल वेसल्स को इन्वॉल्व किया है और ब्रेन का इस्कीमिया कॉज किया है, इस्कीमिक इंफॉक्शन है MRI पे, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड वीकनेस है और स्लर्ड स्पीच है, ठीक है। तो ये पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म का केस है जो डेवलप होती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। अब वाइड फिक्स S2 स्प्लिटिंग और सिस्टोलिक मर्मर, ये फीचर है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो AST है ये यंग अडल्ट में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल 2 है
An 18 years old young man comes to outpatient provider for evaluation of exertional shortness of breath. It worsens with exercise and improves with rest. Physical examination is notable for a systolic murmur, most prominent at the left upper stomach border as well as fixed as to splitting. तो जब भी आपके पास यंग अडल्ट है, ठीक है, वो ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, ठीक है, ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, इसमें आपको सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है और प्लस वाइट फिक्स एस्ट्रोस्प्लिटिंग है, देन थिंक ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, ये एएसटी का केस है ये भी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलूँ, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है पेटेंट फोरामेन ओवेल भी हो सकती थी और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता था, ठीक है। पेटेंट फोरामेन ओवेल में बेसिकली क्या होता है कि जब एट्रियल सेप्टम डेवलप हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे फोरामेन डेवलप होता है सेप्टम सेकेंडम में, उसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। अगर ये क्लोज ना हो, ठीक है, पेटेंट रहे, तो इसको हम पेटेंट फोरामेन ओवेल कहते हैं, ठीक है। तो इसके नतीजे में भी आइजर सिंड्रोम डेवलप होगी, तो राइट टू लेफ्ट शंट होगी। और अगर वीएसटी है तो उसमें भी अगर आइजर सिंड्रोम है तो राइट टू लेफ्ट शंट डेवलप होगी और पेशेंट में पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म डेवलप हो सकती है। लेकिन अब चूंकि जो सिस्टोलिक मर्मर है और राइट फिक्स एस्ट्रोस्प्लिटिंग है, ये फीचर है एएसटी के। अब ये जो फीचर है एस्ट्रोस्प्लिटिंग, अब पेटेंट फोरामेन ओवेल में देखने को नहीं मिलता। और वीएसटी में क्या होता है, वीएसटी में पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे केस में हमारे पास क्या है, सिस्टोलिक मर्मर है बस। जबकि वीएसटी में पैन सिस्टोलिक या होलो सिस्टोलिक मर्मर होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इनके हमने क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो अब हम इनके जो मेन एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखें, जब एट्रियल सेप्टम डेवलप हो रहा होता है, सबसे पहली चीज आपको ये बताना चाहिए कि जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ये जो है ये इन्वॉल्व करते हैं सेप्टम प्राइमम को, ठीक है, सेप्टम प्राइमम को इन्वॉल्व करते हैं, ये आपको बताना चाहिए पहली चीज। तो अब जब सेप्टम डेवलपर होता है एट्रियल सेप्टम, तो सबसे पहले एक सेप्टम डेवलप होता है, उसको हम सेप्टम प्राइमम कहते हैं। तो इसमें एक ओपनिंग रह जाती है लोअर एंड पे, उसको हम फोरामेन प्राइमम कहते हैं, ठीक है। और अपर एंड पे एक ओपनिंग रह जाती है, उसको हम फोरामेन सेकेंडम कहते हैं। तो विद पैसेज ऑफ टाइम, विद द डेवलपमेंट, ये ओपनिंग जो है ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। और अगर ये ओपनिंग्स क्लोज ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन है, अगर ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन डेवलप नहीं होगा, तो सेप्टम प्राइमम जो है इसके साथ जाके फ्यूज नहीं कर सकेगा, तो यहाँ पे डिफेक्ट रहेगा, उसको हम कहते हैं जी ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट। फोरामेन कह लें, ओस्टियम कह लें, एक ही मतलब है, ठीक है। तो सेप्टम प्राइमम में दो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर एंडोकार्डियल क्वेश्चन डेवलप नहीं होगा तो यहाँ पे डिफेक्ट रहेगा, तो उसको हम कहेंगे ओस्टियम प्राइमम एएसटी, ठीक है, उसको हम कहेंगे ओस्टियम प्राइमम एएसटी। और अगर ये मीट पोर्शन में जो डिफेक्ट बनता है, अगर ये क्लोज नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे ओस्टियम सेकेंडम, ओस्टियम सेकेंडम एएसटी उसको कहेंगे, ठीक है। अब ये दोनों डिफेक्ट डेवलप हो रहे हैं सेप्टम प्राइमम में, तो इसीलिए आपको कहा था कि सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि एएसटी सेप्टम प्राइमम को इन्वॉल्व करते हैं। अगर लोअर एंड पे डिफेक्ट है तो ओस्टियम प्राइमम एएसटी है, और जो मिड पोर्शन है सेप्टम उसमें डिफेक्ट है तो ओस्टियम सेकेंडम एएसटी है। अब ओस्टियम प्राइमर क्यों डेवलप हो सकता है, अगर न्यूरोक्रॉस सेल्स जो है, न्यूरोक्रॉस सेल जो है ये यहाँ पे आते हैं और एंडोकार्डियल क्वेश्चन बनाते हैं, अगर ये यहाँ पे नहीं माइग्रेट करते तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, एंडोकार्डियल क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो सेप्टम जो है इसके साथ यूज नहीं कर सकेगा, डिफेक्ट रह जाएगा। और अगर ये जो मीट डिफेक्ट है, मीट ओपनिंग है, ये कब डेवलप होती है, जब यहाँ पे सेल्स की अपोप्टोसिस होती है। अगर वो अपोप्टोसिस बहुत ज्यादा हो जाए तो लार्ज डिफेक्ट बनेगा, जो फिर प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा। या फिर जो सेप्टम सेकेंडम डेवलप होता है,
वो प्रॉपरली डेवलप ना हो, अगर इम्पेयर डेवलपमेंट हो, और फिर उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो ओस्टियम है सिकेंडम ये क्लोज नहीं होगी, ठीक है। तो मैकेनिज्म हो सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा लार्ज डिफेक्ट रह जाए, या ये इम्पेयर्ड सेप्टम प्राइमम जो है उसकी डेवलपमेंट हो, सेप्टम सेकेंडम की डेवलपमेंट इम्पेयर्ड हो, तो ये डिफेक्ट जो है क्लोज नहीं होगा, ओस्टियम सेकेंडम एएसटी काज करेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि जो ओस्टियम सिकेंडम एएसटी है, इट इज मोर कॉमन देन ओस्टियम प्राइमम एएसटी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो एएसटी है, इट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट इन द adults, and it is the most common late presenting कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जो है अडल्ट में कौन सा है, वो एएसटी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन लेट प्रेजेंटिंग कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा है, वो एएसटी है। और एएसटी की कौन सी स्पेसिफिक टाइप के बारे में पूछें, तो ओसियम सेकेंडम जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। अब एएसटी एसोसिएटेड होता है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए, इट इज एसोसिएटेड विद फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। आपके पास उस नैनी दे सकते हैं जिसमें फीचर्स हो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के और डाउन सिंड्रोम के, और उसमें आपको कौन से फीचर्स मिले, ये सिस्टोलिक मरमर मिले, वाइट फिक्स्ड एसोसिएटिंग मिले, तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे पेशेंट में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है। तो चलें डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है इन दी सेप्टम, और ये लेफ्ट टू राइट शंट है, ठीक है। क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट शंट है, इसका मतलब इसके नतीजे में क्या होगा, पेशेंट में साइनोसिस नहीं होगी। तो ये ए साइनोटिक ए साइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है, पहला फीचर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर इनमें आइजन मैंगर सिंड्रोम डेवलप होती है, यानी कि शंट का रिवर्सल होता है, ठीक है, शंट का रिवर्सल होता है, तो यानी शंट राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा है, आइजन मैंगर सिंड्रोम। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड सिस्टम में सर्कुलेशन में एंटर होगा, तो इसके नतीजे में पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 3, इसमें वाइट फिक्स्ड वाइट फिक्स्ड एस टू स्प्लिटिंग हो, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जस्ट अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कौन से पॉइंट हैं जो आपने याद रखने मेमोराइज करने हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल जो है वो इंक्रीज होंगे, इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। और फिर इसमें सिस्टोलिक इंजेक्शन मरमर होगा, ये चीजें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ए स्टैंडर्ड कंजल्ट हार्ट डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि लेफ्ट राइट शंट है, लेकिन अगर शंट रिवर्स होती है, एजनमेंगर सिंड्रोम डेवलप होती है, तो इसमें पेशेंट में साइनोसिस डेवलप होगी, प्लस पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म डेवलप होगी, ठीक है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म डेवलप होगी। तो उसका मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर पेशेंट में डीवीटीज है, डीवीटीज से थ्रोम्बाई बन रहे हैं, वहां से एम्बोलाई बनेंगे, ठीक है। एम्बोलाई फिर कहाँ पे जाएंगे जी, एम्बोलाई इंफीरियर वेना केवा से, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा में जाएंगे, जहां से ये फिर राइट एट्रियम में एंटर होंगे, और राइट एट्रियम से चूंकि ये शंट रिवर्स हो चुकी है, डायरेक्ट फिर ये एंटर होंगे कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आएंगे जी लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से ये एंटर होंगे एओर्टा में, और फिर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से एओर्टा में, और फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकते हैं, लाइक अगर ये ब्रेन में जाते हैं तो इस्कीमिक इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, ठीक है, इस्कीमिक इन्फेक्शन होगा। अगर ये हार्ट की क्रोनिक आर्टरीज में जाते हैं तो ये जी एमआई भी काज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर इसमें वाइड फिक्स एस टू स्प्लिटिंग होती है, तो इसमें आप बस ये याद रखें कि एएसटी में वाइड फिक्स एस टू स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, जो सेकंड हार्ट साउंड है उसकी स्प्लिटिंग होगी, जो वाइड होगी और फिक्स्ड होगी। अब जो नॉर्मली सेकंड हार्ट साउंड है एस टू, उसकी फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल स्प्लिटिंग भी होती है, ठीक है, वो होती है ड्यूरिंग
इंस्पायरेशन, ठीक है। ई फॉर एक्सपिरेशन, आई फॉर इंस्पायरेशन। एस टू की स्प्लिटिंग इंस्पायरेशन के दौरान होती है, ये आप याद रखना, ये नॉर्मली होती है, ठीक है। एक्सपिरेशन के दौरान भी थोड़ी स्प्लिटिंग यहाँ पे देखें, आप नोट करें कि मौजूद है, लेकिन ये स्प्लिटिंग इतनी ऑडिबल नहीं होती कि ये हमें दो मुख्तलिफ साउंड सुनाई दें, ठीक है। ये हमें सिर्फ एक सिंगल साउंड के तौर पे ही सुनाई देती है। लेकिन इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि पल्मोनरी वाल्व क्लोजर थोड़ा सा डिले हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पल्मोनरी वाल्व डिले क्लोज होता है, पी टू फिर डिले आता है, जिसकी वजह से जो स्प्लिटिंग है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, और ये हमें सुनाई देती है एज अ डिफरेंट टू डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। एज टू स्प्लिटिंग ड्यूरिंग एस्पिरेशन, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग का। लेकिन एएसटी में क्या होता है कि इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, और वाइड होती है। अब फिक्स का मतलब क्या है कि स्प्लिटिंग हमें इंस्पिरेशन पे भी मिल रही है, इंस्पिरेशन पे भी स्प्लिटिंग है, और एक्सपिरेशन पे भी स्प्लिटिंग मौजूद है, ठीक है। और ये फिक्स स्प्लिटिंग है, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। फिक्स का मतलब ये हो गया, ठीक है। और ये वाइड है। अब नॉर्मली जो है ये इतना लेवल है स्प्लिटिंग का, और यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है वो इंक्रीज हो चुकी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ये इसलिए इसको हम कह रहे हैं वाइड है, और ये वाइड सेम है, फिक्स्ड है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एज वेल एज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और सेचुरेशन इसमें इंक्रीज हो, क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट शंट है, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होगा राइट हार्ट में, तो राइट एट्रियम में ऑक्सीजन सेचुरेशन ज्यादा होगी, राइट वेंट्रिकल में और pulmonary aorta में। बस आप ये याद रख लें कि ऑक्सीजन सेचुरेशन ज्यादा होती है। और क्योंकि डिफेक्ट है तो इसमें मर्मर होगा, सिस्टोलिक इंजेक्शन मर्मर होगा, विच विल बी मोस्ट प्रोमिनेंट इन दी लेफ्ट अपर स्टर्नल पार्ट, लेफ्ट अपर स्टर्नल पार्ट। तो डेयर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट आपने माइंड में रखने हैं, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, इनको आपने मेमोराइज कर लेना है। हर चीज जो है आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट आपने सीखने हैं, आपके माइंड में होने चाहिए। ये पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी याद रखने हैं। फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट? हमने डिस्कस किया था कि एएसटी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है जी। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है? ओसियम सेकेंडम। और ओसियम सेकेंडम जो है वो इन्वॉल्व करती है जो मिड पोर्शन है, तो इसका आंसर क्या है जी? जो मिड पोर्शन, ठीक है, इसका आंसर क्या है? मिड पोर्शन। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट? सिंपल, ओस्टियम सेकेंडम जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। Which of the following physical findings may be noted in a patient with atrial septal defect? atrial septal defect में सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर में मिलता है, कहाँ पे बेस्ट सुनाई देता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें वाइड फिक्स्ड एस टू स्प्लिटिंग होती है, और इसका मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस कर लिया। Which of the following findings will most likely present in a patient with ASD? ठीक है, तो इसमें आपको वो ऑप्शंस में ASD के फीचर्स दे सकता है, ठीक है। अ, तीन फीचर्स ऐसे होंगे जो एएसटी के फीचर नहीं होंगे, और एक फीचर ऐसा होगा जो एएसटी का फीचर होगा। फॉर एग्जांपल वो सिस्टोलिक जैसे मर्मर हो सकता है, वाइट फेस स्प्लिटिंग हो सकती है, और एक और हमने डिस्कस किया था, इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन। और किन चैम्बर्स में? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में, ट्रांसफर, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपने रीड करनी है और उनको समझना है। ओके देयर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट 3। In a pediatric cardiology clinic, a 4-year-old Tara is brought in by her parents because she has not been acting herself over the past month. Okay? तो साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम नोट करते जाते हैं कि 4 साल की तारा है, that she cannot keep up with the other children when playing and often gets fatigue or shortness of breath है। vital signs इसका normal है। examination, her skin is pink and auscultation of the heart reveals hollow systolic murmur over the left sternal border। अब ये यहाँ पे नोट करें कि 4 साल की बच्ची है, और इसमें हार्ट के ऑस्कल्टेशन पे होलो सिस्टोलिक मरमर मिल रहा है, तो यानी कि चाइल्डहुड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। तो ये हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। और क्योंकि इसमें साइनोसिस नहीं है, तो ये हमें ये भी पता चल रहा है कि स्किन इज पिंक,
यानी कि पेशेंट में साइनोसिस नहीं है। तो ये हमारे पास ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है। और इसके फीचर्स हैं, फटीग है, डिस्निया है, जो मोस्टली कंजेनिटल हार्ट डिजार्टर्स में देखने को मिलते हैं। और होलोसिस्टोलिक मर्मर जो है वो एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट में जी वीएसटी है, ठीक है। तो होलोसिस्टोलिक मर्मर पैनसिस्टोलिक मर्मर फीचर है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का। तो हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एग्जाम्पल 2 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास पेशेंट है हु इज diagnosed with VST at birth has remained asymptomatic until recently when he started to have shortness of breath on exertion. Which of the following medication would most likely benefit this patient? ठीक है, तो VST का पेशेंट है, ठीक है। वो एसिम्टोमेटिक रहा है पहले, लेकिन अभी जो है उसमें क्या हो रहा है, डिस्निया डेवलप हो रहा है। तो इसमें हम कौन सी मेडिसिन देंगे जो उसको ज्यादा बेनिफिट देगी? अब वीएसटी का पेशेंट है, उसमें डिस्निया डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट में जी पल्मोनरी एडिमा, अक्यूट पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो रहा है, ठीक है। हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है पेशेंट, जिसकी वजह से पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या हो रहा है जी डिस्निया डेवलप हो रहा है। तो इसमें हम क्या देंगे? फ्यूरोसिमाइड देंगे, ठीक है। फ्यूरोसिमाइड देंगे क्योंकि पल्मोनरी एडिमा। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो एग्जाम में। अब ये देखें कि एग्जाम में लाजमी नहीं है कि इसी तरह के ही क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि अगर एक टॉपिक है जैसे कि वीएसटी पे ये सिनेरियो है, तो ऑलमोस्ट इसी तरह का मिलता जुलता सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा। हमने इसमें से मेन पॉइंट्स पिक करने हैं, और इसी तरह जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी तरह आपने एग्जाम में इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस करें, और एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बेस पे उनको यूज करते हुए आपने करेक्ट आंसर की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसमें चेंजेस होंगे एग्जाम में, सेम सिनेरियो नहीं आएगा जो भी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 1000 तक, फॉर एग्जाम्पल 1000 MCQs भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिनेरियो पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें कोई शॉर्ट ही नहीं है कि वो हजार के हजार में से MCQ आ नहीं। आपने सिर्फ उस कंसेप्ट को समझना है, ट्रिक्स को समझना है, और उनको अप्लाई करना है। एग्जाम में हमेशा आपको डिफरेंट सिनेरियो मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, हर एग्जाम में। तो आपने अपने नॉलेज को मजबूत करना है, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाना है, MCQ उसको सॉल्व करें ताकि आपके जो तरीकाकार है, स्ट्रेटेजी है, वो परफेक्ट हो MCQ सॉल्व करने की। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ये मोस्ट कॉमन जी मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल। अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। और अगर पूछा जाए कि बेबीज में मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा है, वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। तो वीएसटी हमें चाइल्डहुड में देखने को मिलेगी, बेबीज में देखने को मिलेगी, ठीक है। और वीएसटी रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है। वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है उसमें जो डिफेक्ट है उसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। एक तो वेंट्रिकुलर वॉल से मस्कुलर पोर्शन बनता है, और एंडोकार्डिक पोर्शन से डेवलप होता है मेम्ब्रेनस पोर्शन, ठीक है, मेम्ब्रेनस पोर्शन। तो अगर मेम्ब्रेनस पोर्शन में डिफेक्ट हो तो उसको मेम्ब्रेनस वीएसटी कहते हैं, ठीक है। और अगर मस्कुलर पोर्शन में डिफेक्ट हो तो उसको मस्कुलर वीएसटी कहते हैं। और मेम्ब्रेनस वीएसटी इज फार मोर कॉमन देन मस्कुलर वीएसटी। ये चीजें आपने नोट कर लेनी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें न्यूरल क्रॉस सेल्स की जो माइग्रेशन है उसका डिफेक्ट होगा। अगर न्यूरल क्रॉस सेल्स यहाँ पे माइग्रेट नहीं होते तो उसके नतीजे में एंडोकार्डिक पोर्शन यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, जिसके नतीजे में मेम्ब्रेनस पोर्शन यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, यहाँ पे डिफेक्ट रह जाएगा। उसको हम मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे। अब इसमें फीचर्स क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसमें पेशेंट में चूंकि वीएसटी क्या है, ए सायानोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, तो इसमें अर्ली साइनोसिस नहीं होगी। दूसरा फीचर, इसमें आइजनमेंगर सिंड्रोम भी डेवलप हो सकती है। अगर आइजनमेंगर सिंड्रोम डेवलप होती है तो पेशेंट में जी साइनोसिस
डेवलप हो सकती है, और इसके अलावा पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म डेवलप हो सकती है। पंखा? अच्छा, ना डार्लिंग, बाहर ही बैठे ने, खाना खा रहे हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आपने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का याद रखना है वो है इसका मरमर। ठीक है, मरमर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें होलो सिस्टोलिक, ठीक है, होलो सिस्टोलिक मरमर मिलेगा। ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चूंकि डिफेक्ट होगा, तो इस डिफेक्ट के थ्रू ब्लड जो है वो एंटर होता रहेगा वेंट्रिकल्स में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, जी, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में एंटर होता रहेगा थ्रू आउट दिस सिस्टोल और ड्यूरिंग होल सिस्टोल। तो इसलिए इसको होलोसिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मरमर कहते हैं। एंड इट इज बेस्ट हार्ट ओवर द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, अगर वीएसटी अगर स्मॉल है, ठीक है, अगर डिफेक्ट स्मॉल है तो उसमें जो फ्लो होगा वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, हार्श साउंड प्रोड्यूस करेगा। स्मॉल वीएसटी में जो मरमर होगा वो हार्श होगा, ये आपने याद रखना है। और अगर लार्ज वीएसटी है तो मरमर जो है वो लो इंटेंसिटी का होगा। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी लो होगी। हाई इंटेंसिटी मरमर स्मॉल वीएसटी में मिलेगा, लो इंटेंसिटी मरमर लार्ज वीएसटी में मिलेगा। ये चीजें हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। फर्दर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के एग्जाम्पली क्वेश्चंस हैं, लाजमी नहीं है यही क्वेश्चन है। तो बेसिकली इनका मकसद ये है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, आपकी असेसमेंट हो सके। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आउटक्रॉस विल फॉर्म द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसमें बेसिकली एंडोकार्डियल क्वेश्चन होता है। ठीक है, एंडोकार्डियल जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं, एक डॉर्सल हॉर्न है और एक वेंट्रल हॉर्न है। ये दोनों जो हैं ये बनाते हैं एंडोकार्डियल क्वेश्चन। और एंडोकार्डियल क्वेश्चन से फिर डेवलप होता है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। द मस्कुलर पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज derived फ्रॉम विच स्ट्रक्चर। तो ये वेंट्रिकुलर वॉल जो है, वेंट्रिकल की जो वॉल है, वॉल वहां से ये मस्कुलर पोर्शन डेवलप होता है। ठीक है, वेंट्रिकल से। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट? जी, मेम्ब्रेनस है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मरमर? वीएसटी का मरमर जो है वो पैन सिस्टोलिक मरमर होगा या होलोसिस्टोलिक मरमर होगा। ठीक है, ये सिस्टोल में मिलेगा, डायस्टोल में नहीं मिलेगा। और थ्रू आउट द सिस्टोल, थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन ये प्रेजेंट होगा, होलोसिस्टोलिक मरमर होगा। Now, let's move towards the concept 4. An infant is evaluated for deafness and rash. Patient में infant है, इसमें deafness और rash है। He was born at 39 weeks of gestation age by an uncomplicated vaginal delivery. एग्जामिनेशन में पेशेंट में आईज में कैटरैक्ट है। कार्डिक अस्कल्टेशन पे मशीन लाइक मरमर है एट द लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर एरिया। तो इस पेशेंट में बेसिकली क्या है, ये बेसिकली केस है, जब भी आपके पास मशीन लाइक मरमर आ जाए देन थिंक ऑफ, जी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को आपने समझ आना कि ये पीडी है। अब ये बेसिकली इसमें बाकी जो फीचर्स हैं ये शो कर रहे हैं कि पेशेंट में कंजेंटल रूबेला सिंड्रोम है। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे और आपने रीड भी किया होगा कि जो कंजेंट पीडीए है इट इज एसोसिएटेड विद कंजेंटल रूबेला सिंड्रोम, यानी कि अगर प्रेगनेंसी में रूबेला इन्फेक्शन डेवलप होता है प्रेग्नेंट मदर को, तो न्यू बॉर्न या इन्फेंट में पेटेंट वेटस आर्टेरियोसिस डेवलप होगा, जिसके नतीजे में मशीन लाइक मरमर होगा। और जो कंजेंटल रूबेला सिंड्रोम है ये बेसिकली इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं इसमें? जी, सेंसरो न्यूरल, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, यानी एयर का फीचर होगा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। और आई का फीचर होगा, कौन सा फीचर होगा आई का? कैटारैक्ट होगा। ठीक है, और पेशेंट में हार्ट का फीचर होगा, हार्ट का फीचर कौन सा है? जी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो कंजेंटल रूबेला सिंड्रोम जो है वो ट्राइएड है। ठीक है,
तो ट्राइएड के कौन कौन से कंपोनेंट है? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, कैटरैक्ट और पेडेंटिटिस आर्टेरियोसिस। तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीजें इसकी याद रखनी है। एग्जाम्पल 2 है, एट द पीडियाट्रिक कार्डियो क्लिनिक अ 5 years old boy is brought by her mother. Child had bluish color at birth and had a continuous machine like heart murmur between the scapula. बर्थ पे पेशेंट पे क्या है? अब बर्थ पे पेशेंट में साइनोसिस थी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पेशेंट में पहले साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट था। अब वो 5 साल का बच्चा है और इसमें मशीन लाइक मरमर है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट में ऐसा साइनोटिक, ठीक है, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट था जिसके सर्वाइवल के लिए पीडीए जरूरी है, ठीक है। और वो है कि अर्थ पे कौन सा साइनोटिक डिफेक्ट है जो साइनोसिस काज करता है? जी, दैट इज द ट्रांसपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इन पेशेंट्स को सर्वाइवल के लिए पीडीए यानी शंट्स इसमें होती हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शंट है वो पीडीए है, ये जो साइनोसिस को कदरे कम करती है ताकि ये पेशेंट सर्वाइव कर सके और इनमें सर्जरी परफॉर्म की जा सके। तो ये केस है पीडीए का इन पेशेंट ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो डिस्कस करते हैं पीडीए को, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। आपको पता होना चाहिए और यहाँ पे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं जनाब के जो डक्टस आर्टरियोसिस है, ठीक है, ये स्मॉल वेसल आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली डक्टस आर्टरियोसिस है। अगर ये परसिस्ट करे तो इसको हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। ये बेसिकली एक वेसल होती है, ठीक है, ये एक स्मॉल वेसल होती है जो पल्मोनरी ट्रंक, ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है, कनेक्ट कर रही है विद दी एओर्टा, ठीक है। अब फीटल लाइफ में जो ये वेसल है, ठीक है, फीटल लाइफ में और अडल्ट लाइफ में इसका क्या रोल है? फीटल लाइफ में ये शंट प्रोवाइड करती है फ्रॉम, जी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। जबकि अडल्ट लाइफ में ये शंट प्रोवाइड करती है, जी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंट प्रोवाइड करती है। नेट डक्टर सर्कुलेशन, ये आपने याद रखना है। तो अब कौन सी काजेज हैं, कंडीशंस हैं जो पीडीए काज करती हैं, वो उस काजेज को हम डिस्कस करते हैं। अब जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये चूंकि एक वेसल है, इस वेसल को पेटेंट रहने के लिए एक तो जरूरत होती है डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है, और इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब यही दो चीजें मौजूद होती हैं फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ में क्योंकि लंग्स कोलैप्स होते हैं, ऑक्सीजन लेवल जो है डिक्रीज होते हैं। और प्लेसेंटा मौजूद होती है फीटल लाइफ में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स देती है। लो ऑक्सीजन हाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स डक्टस आर्टेरियोसिस को प्रेजेंट रखते हैं फीटल लाइफ में। लेकिन अडल्ट में क्या होता है, जब बर्थ होती है लंग्स जो है फंक्शनल हो जाते हैं, ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होती है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, हम जो प्लेसेंटा है उसको कट कर देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो जाते हैं। तो अब वो कंडीशंस जो डिक्रीज ऑक्सीजन काज करें या इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन काज करें, वो पीडीए काज करेंगे। फॉर एग्जांपल कौन सी कंडीशन है जो डिक्रीज ऑक्सीजन काज कर सकती हैं? फॉर एग्जांपल एनआरडीएस है, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, इसमें पेशेंट में हाइपोक्सिया डेवलप होगा, ठीक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ पेट वेसल्स है, हाइपोक्सिया होगा पेशेंट में। या न्यूनेटल जो है वो कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा है, इन मेनी पेशेंट्स में साइनोसिस और हाइपोक्सिया होता है जिसके नतीजे में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होते हैं। अगर प्री मेच्योर बर्थ है, ठीक है, प्री टर्म बर्थ है, तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल्स जो हैं वो क्या होंगे? जी, इंक्रीज होंगे। अब चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल्स इंक्रीज होंगे, ये क्या करेंगे, जो वेसल है पीडीए उसके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, जो क्लोज नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसकी काजेज हैं जो इंपॉर्टेंट काजेज हैं जो आपने नोट करनी है। और इसकी हाई यील्ड एसोसिएशन जो है वो आपने याद रखनी है, जी, हाई यील्ड है, 5 स्टार है, ठीक है। तो कौन सी है? इज एसोसिएटेड विद कंजेंटल रूबेला इन्फेक्शन, ठीक है। कंजेंटल रूबेला इन्फेक्शन कह लें या मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन कह लें या कंजेंटल रूबेला सिंड्रोम कह लें, वो एक ही चीज है। और इसका ट्राइएड भी जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसमें सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, कैटरैक्ट होगा और पीडीए होगा। फिर इसका जो है फीचर्स क्या होंगे इसमें,
पीडीए के पेशेंट्स में। एक तो चूंकि इस लेफ्ट टू राइट शंट है, इसमें फ्लो होगा फ्रॉम द एओर्टा टू द पल्मोनरी ट्रंक, तो मर्मर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं मशीन लाइक, कंटिन्यूस मशीन लाइक मर्मर होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर होगा, ठीक है। कंटिन्यूस मर्मर का मतलब क्या है कि ये सिस्टोल प्लस डायास्टोल दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक इसमें होगा वाइड पल्स प्रेशर। बस ये आप याद रखें कि वाइड पल्स प्रेशर होता है इसमें। दो फीचर्स, कंटिन्यूस होलोसिस्टोलिक मर्मर और वाइड पल्स प्रेशर। बेसिकली वाइड पल्स प्रेशर इसलिए होता है कि एओर्टा जब लेफ्ट वेंट्रिकल अपना ब्लड पंप करता है एओर्टा में, ब्लड फिर शंट के थ्रू एंटर हो जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। तो जिस ब्लड ने यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर मेंटेन करना था वो एंटर हो रहा है पल्मोनरी ट्रंक में, तो डायस्टोलिक प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, जिसका मैकेनिज्म है। लेकिन बस आप याद रखें कि पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। एक जो इम्पोर्टेंट है वो इसका ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। अब अ, इसको अगर हमने क्लोज करना है डक्टस आर्टेरियोसिस को, तो हम वो ड्रग्स देंगे जो प्रोस्टाग्लैंडिस को डिक्रीज करेंगी, ठीक है। जो प्रोस्टाग्लैंडिस को डिक्रीज करेंगी, और वो ड्रग्स कौन सी हैं जी, उनमें है एनसेड्स, ठीक है। एनसेड्स हैं फॉर एग्जांपल एंडोमेथासिन, ठीक है। एंडोमेथासिन, अब इस निमोनिक याद रखें कि एंडोमेथासिन, ठीक है, एंडोमेथासिन एंड्स दी पीडीए, ठीक है। यहाँ से इसको आप याद रख सकते हैं, एंडोमेथासिन एंड्स दी पीडीए। अब ऐसी कंडीशंस जिनमें पीडीए रिक्वायर होती है फॉर द सर्वाइवल, फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि कुछ साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें शंट्स का मौजूद होना जरूरी है फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी ऑफ फैलट, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, इनमें शंट्स का यानी पीडीए का मौजूद होना बहुत जरूरी है फॉर देयर सर्वाइवल। तो इनमें जो एंड सेड्स हैं, ठीक है, इनमें एंड सेड्स हम नहीं देंगे। एंड सेड्स जो हैं वो कंट्रा इंडिकेटेड हैं, एंड सेड्स इनमें हम बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम एंड सेड्स देंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएगी, और उनका सर्वाइवल जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, एंड इट कैन कॉज डेथ इन दीज पेशेंट्स, ठीक है। तो इन कंडीशंस में हम पीडीए को ओपन रखेंगे, एंड सेट्स नहीं देंगे, ठीक है। और इन कंडीशंस में हम क्या देंगे, पीडीए को ओपन रखने के लिए, इसके इसको मेंटेन रखने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे, ठीक है। तो हम इनको क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2 कीप द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिहाज से, और क्लिनिकली भी इनको आपने याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि एंड मैकेनिज्म क्या है, वो भी आपने याद रखना है कि प्रोस्टाग्लैंड्स को डिक्रीज कर देते हैं। अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। टिपिकली द मर्मर इन पेटेंट ductus arteriosus is loudest at which of the following locations। तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो पीडिया का मर्मर जो है वो होता है अपर लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ये आपने याद रखना है। Which of the following is the most likely diagnosis in an infant with surgical closure of the patent ductal arteriosus and post-surgical stenosis। अब ये क्लिनिकल क्वेश्चन है कि पीडीए का अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट में स्ट्राइडर डेवलप हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है डक्टस आर्टेरियोसिस के बिल्कुल करीब। रिकरल laryngeal नर्व मौजूद होती है, ठीक है, रिकरल laryngeal नर्व मौजूद होती है। अगर ये डैमेज हो जाए तो पेशेंट में वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। इट कैन कॉज दी वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, जिसके नतीजे में पेशेंट में स्ट्राइडर डेवलप हो सकता है, ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की।
विच आर द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू कीप द पेरेंट आर्टरीज ओपन। तो इसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं E1 प्लस E2, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। एन इन्फेंट इज born with PDA, which of the following may be useful to achieve closure of the anomaly। इसका ट्रीटमेंट है बेसिकली एनसेड्स देंगे, और स्पेसिफिकली हम बात करें तो मोस्ट पोटेंट है, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है दैट इज द इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है, बेस्ट इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस द concept 5। 15-year-old girl है is brought to the pediatrician for evaluation of leg pain that is exacerbated by exercise। एक्टिविटी के साथ लेग पेन जो है इंक्रीज हो रहा है। पेशेंट टेम्परेचर है 37, पल्स नॉर्मल है, रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल है, और इसमें अपर एक्सट्रीमिटी ब्लड प्रेशर 140 है, और लोअर एक्सट्रीमिटी ब्लड प्रेशर जो है 118 है। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स वेब नेक। तो ये बेसिकली वेब नेक है। वेब नेक फीचर है टर्नर सिंड्रोम का, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का। और इन पेशेंट्स में डिस्पैरिटी है बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। देयर इज हाई बीपी इन अपर लिम्स एंड देयर इज लो बीपी और नॉर्मल बीपी, ठीक है। 118/70 है, नियर नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको फिलहाल नॉर्मल कहेंगे, लेकिन आप याद रखें नॉर्मल हो सकता है या लो हो सकता है। बीपी इन लोअर लिम्स। तो डिस्पैरिटी है इन यंग अडल्ट, देन थिंक ऑफ कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा आपने अपने माइंड में डिफरेंशियल लाजमी सोचनी है। और टर्नर सिंड्रोम जो है ये एसोसिएटेड है विद द कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। और चूंकि और ये कौन सी कोआक्टेशन होगी बेसिकली, जी, अडल्ट, ठीक है, क्योंकि 15 years ओल्ड गर्ल। 25-year-old woman is evaluated for fatigue and leg pain that worsens with physical activity and improves with rest। तो ये बेसिकली लेग क्लॉडिकेशन पेन है, ठीक है। अपर लिम्स में 135 ब्लड है, थोड़ा हाई है, और लो लिम्स में 105 है, थोड़ा कम है। डिस्पैरिटी आ रही है बेसिकली, ठीक है, डिस्पैरिटी है। फिजिकल एग्जामिनेशन शो डिले इन द फीमोरल पल्स कंपेयर्ड विद द ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियो फीमोरल डिले है, ठीक है। इंक्रीज बीपी इन अपर लिम्स प्लस लो बीपी इन लोअर लिम्स, ठीक है, प्लस ब्रेकियो फीमोरल डिले है, ठीक है। ये दो फीचर्स हैं 25। और इसमें लेग क्लॉडिकेशन है, लेग क्लॉडिकेशन। तो ये टिपिकल फीचर्स हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के, ठीक है, अडल्ट टाइप, ठीक है, अडल्ट टाइप। तो आपने डिस्कस, आपने पहले रीड किया होगा कि कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा की दो टाइप्स हैं, इन्फेंटाइल और अडल्ट, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आएगा, लाजमी नहीं है कि यही हो, उसका स्टेटमेंट जो है उसकी डिफरेंट हो सकती है। कुछ फीचर्स इसमें चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए कि कैसे इनको आपने पिक करना है और करेक्ट आंसर की तरफ जाना है, ठीक है। डिस्पैरिटी इन बीपी इन अपर लिम्स, ब्रेकियोफेमोरल डिले है, लेग क्लॉडिकेशन पेन है, थिंक ऑफ कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा। तो अगर हम कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा को डिस्कस करें तो जनाब आपको पता होना चाहिए कि कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा का मतलब क्या है। रेफर्स टू नैरो, ठीक है, नैरोइंग ऑफ द एओर्टा। जो एओर्टा है वो नैरो होगी एट सम पॉइंट। तो इसकी दो टाइप्स हैं, इन्फेंटाइल टाइप है, इन्फेंटाइल टाइप है, और एक है अडल्ट टाइप। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो इन्फेंटाइल टाइप है कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा की, तो उसमें जो ये यहाँ पे नैरो है, ठीक है, यहाँ पे नैरोइंग है। अब ये जो नैरोइंग है ये प्रेजेंट है बिफोर दी डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस ये वेसल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजें जो है रियलाइज कर सकते हैं कि
अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक तो नैरोइंग है जो प्रेजेंट बिफोर दी पेटेंट डक्टर्स आर्टेरियोसिस, और दूसरा ये है कि इन इन्फेंटाइल पॉपुलेशन ऑफ एओर्टा में पीडीए भी मौजूद होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, तो इसलिए इसको प्री डक्टल पॉपुलेशन ऑफ एओर्टा भी कहते हैं, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद पीडीए, ठीक है। इन्फेंटाइल पॉपुलेशन ऑफ एओर्टा, इट विल कॉज पीडीए, क्योंकि नैरो होगी, लो ब्लड जाएगा, लो ऑक्सीजन जाएगी, डक्टर सर्कुलेशन क्लोज नहीं होगी, ये इसका मैकेनिज्म है। और ये एसोसिएटेड होती है टर्नर सिंड्रोम के साथ, ये भी हाई यील्ड पॉइंट है अपने वेब नेक, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सिनेरियो में, ठीक है। और इसकी एसोसिएशन होती है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होता है, ठीक है। नॉर्मली एओर्टिक वाल्व के तीन कस्प होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंजेंटल एनोमली है, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होगा। और ये प्री डक्टल होती है, ये अपने फीचर्स याद रखना है, ठीक है। प्री डक्टल, ठीक है। प्री डक्टल पाल्पेशन ऑफ एओर्टा, इन्फेंटाइल पाल्पेशन ऑफ एओर्टा सेम चीजें हैं, पीडीए के साथ, टर्नर सिंड्रोम के साथ, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। अब जब ब्लड जो है एओर्टा में एंटर होगा, ठीक है, तो अपर लिम्ब हेड एंड नेक की वेसल्स में जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि नैरोइंग है तो बहुत कम मिकदार में, या ब्लड बहुत कम मिकदार में एंटर होगा डिसेंडिंग एओर्टा में, और लो लिम्स में जो है ब्लड कम जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपर लिम्स में ज्यादा ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, हेड एंड नेक में ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है। लोअर लिम्स में ब्लड सप्लाई कम होगी, ठीक है। इस वजह से इन पेशेंट्स में साइनोसिस भी होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और पीडीए है तो इनमें मशीन लाइक या मशीनरी मरमर होगा इन पेशेंट में, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं पॉइंट्स। और अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ एओर्टा की बात करें तो अडल्ट में चूंकि पीडीए जो है वो नहीं होती, इसकी जगह क्या होता है, रेमनेंट होता है, जिसको हम लिगामेंटम आर्टीरियोसम कहते हैं। और इसमें जो नैरोइंग होगी ये प्रेजेंट होगी आफ्टर द लिगामेंटम आर्टीरियोसम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट डक्टल पॉपुलेशन है, क्योंकि डक्ट तो मौजूद नहीं होगी, उसका रेमनेंट होगा लिगामेंटम आर्टीरियोसम। तो ये उस लिगामेंट्स के बाद में नैरोइंग मौजूद होगी आफ्टर द लिगामेंटम आर्टीरियोसम। तो इसको पोस्ट डक्टल पॉपुलेशन ऑफ एओर्टा भी कहते हैं, या आफ्टर द लेफ्ट सेप्ट, दोनों जो नैरोइंग है आफ्टर द लेफ्ट सेप्ट आर्टरी मौजूद होंगे, ये आपने याद रखना है। अब इसमें अपर लिम्स और हेड एंड नेक में ब्लड ज्यादा मिकदार में जाएगा, ठीक है। विल बी इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, इन दी अपर लिम्स प्लस हेड प्लस नेक, ठीक है। इसकी वजह से कम्युनिकेशन भी डेवलप होंगी, वो भी डिस्कस करते हैं। एंड दे विल बी डिक्रीज ब्लड फ्लो, क्योंकि नैरो है, विल डिक्रीज ब्लड फ्लो टू दी लोअर लिम्स। तो इसकी वजह से पेशेंट्स में क्या फीचर्स डेवलप होंगे, तो अपर लिम्स में क्या होगा, इंक्रीज बीपी होगा, ठीक है। विल बी इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है, वो ज्यादा होगा। इसके अलावा हेड की तरफ ज्यादा होगा तो इसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं, बैरे एनोरिज्म डेवलप हो सकती है, इसमें हेडेक होगा इन पेशेंट्स में, ठीक है। नेक की तरफ ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, तो उसके नतीजे में पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, तो कंजेशन हो सकती है नेक की, ठीक है, ज्यादा ब्लड सप्लाई की वजह से। तो हेड की तरफ हो बैरे एनोरिज्म, हेडेक हो सकता है कि बैरे एन्यूरिज्म अगर रप्चर करती हैं तो पेशेंट्स में हेमोरेज डेवलप हो सकता है, ठीक है। ये आपने याद रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो हाई यील्ड है आपके एग्जाम के लिए, उनको रैपिडली रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जो मेन चीज़ें हाई यील्ड हैं उनको कवर कर सकें। और चूंकि यहाँ पे इस एरिया में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व एओर्टा से, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व जो है एओर्टा यहाँ पे डायलेट करेगी, और उसकी वॉल स्ट्रेच ज्यादा होगा, वीक होगी, डायलेट करेगी, तो इसमें एओर्टिक एन्यूरिज्म, एओर्टिक डाइसेक्शन का रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा। एओर्टिक एन्यूरिज्म डेवलप हो सकती है, एओर्टिक डाइसेक्शन डेवलप हो सकती है, और जो वॉल्व रिंग है वो सेपरेट हो सकता है, तो उसके नतीजे में एओर्टिक रिकर्जिटेशन भी डेवलप सकती है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डेवलप हो सकती हैं। और एपिस्टैक्सिस का भी रिस्क होता है, एपिस्टैक्सिस, ये हाई ब्लड फ्लो हो अपर लिम्स की तरफ, हेड एंड नेक की तरफ, तो ये कॉम्प्लिकेशन इसमें डेवलप हो सकते हैं। हाई बीपी होगा, ठीक है। और इसमें ये भी आपने देखना है कि बीपी जो है वो हाई होगा, लेकिन डिस्पैरिटी होगी,
डिस्पैरिटी होगी, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो है ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है, ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। अब लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में जो है ब्लड ज्यादा मिकदार में जाएगा, इन वेसल्स में ज्यादा मिकदार में ब्लड जाएगा, तो एक लिम्ब की तरफ जो है ब्लड हाई होगा, ठीक है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, अपर लिम्स में हाई ब्लड प्रेशर होगा, जबकि लोअर लिम्स में ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट में डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, और इसमें साइनोसिस, हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, हाइपोक्सिया होगा। और जब ये एक्टिविटी करेंगे, लाइक एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो उनमें पेन होगा, पेन ऑन एक्टिविटी, जिसको हम क्लाडिकेशन पेन कहते हैं, क्लाडिकेशन, ठीक है, लेग क्लाडिकेशन, पेन ऑन एक्टिविटी। तो ये इसके फीचर्स हैं, और एक और फीचर्स आपने यहाँ पे अप्रिशिएट करना है और उसको याद रखना है कि ब्लड प्रेशर में डिस्पैरिटीज है, और इसके साथ साथ ब्रेकियो फीमोरल डिले हो, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी में हम पल्स चेक करेंगे और साइमल्टेनियसली फीमोरल पल्स चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी में फ्लो ज़्यादा होगा, तो पल्स हमें नॉर्मल पाल्पेट होगी, फील होगी, जबकि फीमोरल पल्स जो है डिले के साथ होगी, तो ब्रेकियो फीमोरल डिले होगा, ठीक है, एक ये चीज़। और इसके इसके अलावा चूंकि सबक्लेवियन वेसल्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है, और फिर इनसे डेवलप हो रही हैं अल्टीमेटली इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब ये जो है एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं। अब क्या होता है कि ब्लड फ्लो ज्यादा होता है एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की तरफ, ठीक है, ऐसे। ये देखिए ना, ये आपके पास एओर्टिक आर्च है, ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, यहाँ से फिर ब्रांचेस हैं, ये हमारे पास आर्टरी आ रही है, मेन आर्टरी है, और फिर यहाँ से एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, और फिर यहाँ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं। तो चूंकि इस एरिया में ब्लड फ्लो ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड मूव करेगा, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब जब भी हार्ट जो है बीट करेगा, तो यहाँ से ब्लड फ्लो ऐसे मूव करेगा टुवर्ड्स दी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, और ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो आर्टरीज हैं ये पल्सेट करेंगी, और ये प्रेजेंट कर रही हैं बिलो द रिब्स। जब ये पल्सेट करेंगी विद ईच हार्ट बीट, तो ये रिब की इरोजन क्रॉस करेंगी, ठीक है, और चेस्ट एक्सरे पे देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिब नॉचिंग मिलेंगी, यहाँ पे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं रिब की इरोजन हो चुकी है, ठीक है, ये रिब की इरोजन हो चुकी है यहाँ पे, तो इसको हम रिब नॉचिंग कहते हैं। तो अडल्ट कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा का एक और फीचर रिब नॉचिंग, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। हाई फ्लो के में क्या फीचर्स होंगे, अपर लिम्स में, हेड एंड नेक में, और लोअर लिम्स में क्या फीचर्स होंगे, वो ब्रेकियो फेमरल डिले और रिब नॉचिंग, ये फीचर्स आपने याद रखने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम। पोस्ट डक्टल coarctation of aorta occurs in what part of the aorta? Okay, आफ्टर द लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लिगामेंटम जो आर्टेरियोसम है उसके बाद डेवलप होती है। इन coarctation of aorta what would be the expected quality of the pulses and blood pressure? आपको पता होना चाहिए कि coarctation से डिस्टल जो है, ठीक है, coarctation से डिस्टल जो पल्सेस होंगी वो डिक्रीज होंगी, लो होंगी पल्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फाइंडिंग इन एओर्टिक कॉक्टेशन, ठीक है, एओर्टिक कॉक्टेशन आपको फाइंडिंग्स दे सकते हैं, और कुछ ऐसी फाइंडिंग्स देंगे जो कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा की फाइंडिंग्स नहीं होंगी, और कुछ एक फाइंडिंग ऐसी देंगे जो इसकी फाइंडिंग होगी, लाइक हाइपरटेंशन इन अपर लिम्स, ठीक है, डिक्रीज फीमोरल पल्स, डिक्रीज फीमोरल पल्स दे सकते हैं आपको, ठीक है, या एब्सेंट फीमोरल पल्स दे सकते हैं, या हाइपोटेंशन दे सकते हैं आप लोअर लिम्स में, ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा के। Most important clinical diagnostic feature of rotational aorta, decreased femoral pulses. Okay, now let's talk about the concept 6. A 3-year-old boy is brought to the clinic by his mother because she is
concerned that he is having frequent episodes of breathing difficulty, dyspnea है पेशेंट में, has to squat down to catch his breath, squatting कर रहा है पेशेंट, while being examined he starts to cry, और साइनोसिस डेवलप होती है अराउंड द लिप्स, फर्स्ट ऑक्सीमीट्री ऑन रूम एयर शोज 87% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो भाई 3 साल का बच्चा है आपके पास, ठीक है, उस बच्चे में कौन से फीचर डेवलप हो रहे हैं, डिस्निया डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा उस बच्चे में साइनोसिस डेवलप हो रही है, ठीक है, साइनोसिस है, इसके अलावा सैचुरेशन ऑक्सीजन की डिक्रीज है, ठीक है, और ये पेशेंट स्क्वाटिंग पोजीशन में जाता है तो कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स हैं पैथोलॉजी ऑफ फैलेट के, ठीक है, पैथोलॉजी ऑफ फैलेट के। अब बेसिकली टॉफ के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें डिस्निया डेवलप हो सकता है, साइनोसिस डेवलप हो सकती है, ठीक है, इनको हम कहते हैं टेट स्पेल्स, ठीक है, डिस्निया प्लस साइनोसिस हाइपोक्सीमिया, इनको हम टेट स्पेल्स कहते हैं, ठीक है, ये डेवलप हो सकती हैं डिफरेंट रीजन से, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्राई करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनके नतीजे में ये टेट स्पेल्स डेवलप हो सकती हैं, ठीक है, तो इसके नतीजे में ये पेशेंट जो है स्क्वाटिंग पोजीशन में जाते हैं, जिसके नतीजे में जो राइट टू लेफ्ट शंट है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट शंट डिक्रीज होती है, जिसके नतीजे में साइनोसिस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कंडीशन जो है कंपैरेटिवली इंप्रूव हो जाती है, ठीक है? और ये जो राइट टू लेफ्ट शंट होती है ये बेसिकली होती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से थ्रू दी वीएसटी, इसको हम डिस्कस करेंगे, शायद आपको यहाँ पे समझ ना आई हो। तो बेसिकली टॉफ का ये क्वेश्चन है, तो इसमें टॉफ के डिफरेंट फीचर्स को भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, स्कॉटिंग पोजीशन का क्या रोल है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स को आपने पिक करते हुए राइट डायग्नोसिस की तरफ जाना है। एग्जाम्पल 2 है, 12 years old boy is brought to clinic who has health who was healthy at birth, but when he was breastfeeding और crying, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है या क्राई करता है, his skin turned pale and then blue, तो साइनोसिस डेवलप होती है। As a child, the boy got out of breath easily and needed to squat down। squat down की हिस्ट्री है जब वो छोटा बच्चा था। And during his school physical examination, he was found to have a heart murmur, heart murmur भी है इस पेशेंट में, ठीक है। तो बेसिकली ये टेटोलॉजी ऑफ फैलेट का फीचर है, स्कॉटिंग पोजीशन आ जाए जिससे कंडीशन इंप्रूव होती है, देन थिंक ऑफ टेटोलॉजी ऑफ फैलेट। तो बचपन में साइनोसिस थी, ठीक है, ओटोफ के बारे में आपको पता चाहिए कि इट इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट इन द चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है, और मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, दैट इज द ट्रांसपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये अपने डिफरेंस है जो याद रखना है। तो टॉफ को के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं टेट्रोजी ऑफ पैलेट। टेट्रा का मतलब क्या है, 4, तो इसमें 4 कार्डिक डिफेक्ट्स हैं और उसको हम अप्रिशिएट करेंगे हम डायग्राम पे। नंबर 1, इसमें एक तो पल्मोनरी स्टीनोस, ये पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है, या इसकी स्टीनोसिस होगी, या ये जो वाल्व से सब वाल्वुलर एरिया है इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, ठीक है, तो इसकी जो है स्टीनोसिस होगी। तो यहाँ से एक डिफेक्ट है, एक डिफेक्ट ये हो गया, ठीक है, पल्मोनिक इनफंडिबुलर स्टीनोसिस, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन इसकी फाइंडिंग है, ठीक है, पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टीनोसिस नंबर 1, ठीक है। अब ये पल्मोनरी स्टीनोसिस की वजह से इन पेशेंट्स में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है। तो दूसरा क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब पहले डिफेक्ट देख लेते हैं, फिर तीसरा इसमें डिफेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे सेप्टम भी मौजूद नहीं है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। नंबर 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एओर्टा है, ठीक है, ये एओर्टा है राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल से ब्लड रिसीव कर रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवर राइडिंग एओर्ट, ओवर राइडिंग एओर्ट। ये 4 इसमें डिफेक्ट्स हैं, ठीक है।
और इन डिफेक्ट्स की वजह से इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है वो पुल्मोनी इनफंडिबुलर स्टीनोसिस है, ठीक है। मेन जो पैथोलॉजी है पुल्मोनी इनफंडिबुलर स्टीनोसिस है, ये मेन पैथोलॉजी है। अब इसी पैथोलॉजी की वजह से एक तो आपने याद रखना है कि ये मेन पैथोलॉजी है, और इसी की वजह से पेशेंट में मर्मर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ से राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करेगा थ्रू दी स्टीनोस्ड वाल्व और थ्रू दी दिस स्टीनोसिस, मर्मर प्रोड्यूस होगा जो कि लाउड हार्श सिस्टोलिक इंजेक्शन मर्मर होगा, ठीक है। लाउड हार्श सिस्टोलिक इंजेक्शन मर्मर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक आपने ये याद रखना है। फिर राइट वेंट्रिकल इसी स्टोनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को अगेंस्ट जो है सिनोसिस अगेंस्ट रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो करना है, जो विल अंडरगो हाइपरट्रोफी, ठीक है। इसी वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की वजह से ही यहाँ पे प्रेशर राइट हार्ट में प्रेशर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट हार्ट, तो राइट टू लेफ्ट शंट होगी इस वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, राइट टू लेफ्ट शंट होगी, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, दिस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विल गिव द बूट शेप्ड हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे, ठीक है, बूट शेप्ड हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे। तो दूसरा इसका फीचर बूट शेप्ड हार्ट, ये आपने याद रखना है, और किस वजह से होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तीसरा इसमें डिफेक्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जिसकी वजह से पेशेंट में पैन सिस्टोलिक मर्मर होगा, ठीक है। एक तो मर्मर हार्श सिस्टोलिक जंक्शन मर्मर स्टेनोसिस की वजह से, वीएसडी है तो पैन सिस्टोलिक मर्मर भी होगा, और ओवर राइडिंग एओर्टा है, ठीक है, चौथा इसमें जो डिफेक्ट है। तो ये इसके चार डिफेक्ट्स हैं। तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजाइनिटल हार्ट डिफेक्ट है ओवरऑल। पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजाइनिटल डिफेक्ट ओवरऑल कौन सा है, जी ओवरऑल पैथोलॉजी ऑफ पैलेट है। और मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजाइनिटल हार्ट डिफेक्ट ऑफ चाइल्डहुड, दैट इज द पैथोलॉजी ऑफ पैलेट। और चूंकि इसमें जो है साइनोसिस होती है इन पेशेंट्स में और हाइपोक्सीमिया होता है, तो इस वजह से जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो क्लोज नहीं होती, वो पेटेंट रहती है, और एबनॉर्मल कम्युनिकेशन परसिस्ट करता है बिटवीन द एओर्टा एंड द पुल्मोनरी ट्रंक। तो ये एसोसिएटेड होता है पीडीए की तरफ, पीडीए के साथ। तो इसमें मशीन लाइक मशीनरी मरमर भी होगा, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो तीन तरह के मरमर इसमें हमें मिल सकता है। अब इन पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए तो इनमें हाइपर साइनोटिक और हाइपोक्सीमिक अटैक्स डेवलप हो सकते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन में इनको हम टेट स्पेल्स कहते हैं, ठीक है, टेट स्पेल्स। इसके डिफरेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं लाइक एक्सर्शन, इमोशनल स्ट्रेस, कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी है तो उस वजह से टेट स्पेल्स हो सकते हैं, जिसमें हाइपोक्सीमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, साइनोसिस डेवलप होगी। और इसकी इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है, स्क्वाटिंग पोजीशन, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चा बैठा है, तो ये स्क्वाटिंग पोजीशन है। अब स्क्वाटिंग पोजीशन से क्या बेनिफिट होता है इनको, ठीक है। एक तो ये आपको पता नहीं चाहिए कि ये इमीडिएट मैनेजमेंट है, क्या स्क्वाटिंग पोजीशन, इसको नीड टू चेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। इसके नतीजे में क्या होगा, जब स्क्वाटिंग पोजीशन होगी तो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एओर्टा में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब एओर्टा में प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो राइट टू लेफ्ट शंट है, ठीक है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे जा रहा है और ये फिर एंटर एओर्टा में डिऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है, साइनोसिस काज कर रहा है, चूंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा प्रेशर, तो हार्ट के लिए ब्लड को पंप करना एओर्टा में डिफिकल्ट हो जाएगा, तो राइट टू लेफ्ट शंट जो है वो कम हो जाएगी, इट विल लीड टू डिक्रीज राइट टू लेफ्ट शंट। इसके नतीजे में क्या होगा, इट विल कॉज डिक्रीज साइनोसिस एंड हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो आपने याद रखना है स्पॉटिंग म्यूजिशियन का एंड रिजल्ट क्या है, डिक्रीज राइट टू लेफ्ट शंट, जिसके नतीजे में साइनोसिस डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका आप देखें कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इसके साथ एसोसिएटेड है, और इनके सर्वाइवल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि इनमें साइनोसिस हाइपोक्सिया कम हो सके। तो ट्रीटमेंट के तौर पे भी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देते हैं, ताकि डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो पेटेंट रहे। तो ये बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है इनकी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर टेट स्पेल्स पेशेंट में डेवलप हो रही हैं तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, पेशेंट में ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, इमीडिएट मैनेजमेंट स्पॉटिंग पोजीशन है, ऑक्सीजन दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं इन पेशेंट में लाइक प्रोप्रानोलोल है, फ्लूइड्स दे सकते हैं इन पेशेंट्स में हम, ठीक है।
मॉर्फिन दे सकते हैं, फिनाइल एफ्रीन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपने कफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हाइजीन है जिनको आपने याद करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द क्लासिक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग इन कफ? बूट शेप्ड हार्ट। बूट शेप्ड हार्ट आपके पास है, then think of cough. What finding in the cough most directly affects whether a child is pink or tests पर ये pulmonary stenosis पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये सीवियर है तो पेशेंट में साइनोसिस होगी जिसकी वजह से उसको हम ब्लू टेट कहेंगे। और अगर स्टेनोसिस कम है तो साइनोसिस कम होगी, चाइल्ड जो है वो कदरे पिंक होगा, यानी साइनोसिस नहीं होगी तो उसको हम पिंक टॉफ या पिंक टेट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टॉफ? टॉफ के बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आपको वो ऑप्शन दे सकते हैं। तीन आपको ऑप्शन देंगे जो टॉफ के फीचर होंगे, एक ऐसा होगा जो इसका फीचर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें वो आपको दे सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी, ठीक है, जबकि इन पेशेंट्स में राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी होती है। What type of murmur is most commonly heard in cough? That is the systolic ejection murmur due to pulmonary stenosis. Which of the following are components? टॉफ के चार कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy, और इसके अलावा ventricular septal defect और overriding aorta, ये चार डिफेक्ट्स हैं। कोई एक ऑप्शन आपको देगा ऐसा कि जो उसका फीचर नहीं होगा, उसको आपने पिक करना होगा। Now let's move towards the concept 7. A 3 day old female infant है, 3 दिन की बच्ची है, is brought to the emergency department due to difficulty breathing, dyspnea है। Mother reports that the patient was fine after birth and recently started developing blue colored skin यानी साइनोसिस है। रैपिड ब्रीदिंग यानी टेकिपनिया है। जो सेंट्रल साइनोसिस है पेशेंट में, एंड रिट्रैक्शंस हैं, रिब रिट्रैक्शंस हैं। जस्ट ऐसे पे एग ऑन स्ट्रिंग अपेयरेंस है हार्ट की, ठीक है, टिपिकल फीचर्स हैं। टेम्परेचर नॉर्मल है, पल्स जो है 3 दिन का बच्चा है नॉर्मल है, रेस्पिरेशन 65 है नॉर्मल है, और ब्लड प्रेशर जो है वो लो है, पल्स ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन सेचुरेशन भी लो है। तो ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स का टिपिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। 3 दिन का बच्चा है और इमीडिएटली ऑफ बर्थ पेशेंट में साइनोसिस डेवलप हो रही है। तो टिपिकल सिनेरियो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स का, ठीक है। तो साइनोसिस है और हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सीमिया है, सैचुरेशन कम है, ठीक है, टेकिपनिया है, रिब रिट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रेस है, एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस है, हार्ट की टिपिकल फीचर है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स के। तो डिस्कस करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स को। अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली तो जो राइट वेंट्रिकल है ये अटैच होता है पल्मोनरी आर्टरी के साथ, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अटैच होता है एओर्टा के साथ। ये नॉर्मल है। लेकिन ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल जो है वो अटैच हो जाता है एओर्टा के साथ, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये अटैच हो जाता है पल्मोनरी ट्रंक के साथ, ठीक है। जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये इसकी पैथोलॉजी होती है। नॉर्मली राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक या आर्टरी के साथ अटैच होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एओर्टा के साथ अटैच होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पोजीशन जो है वो स्विच हो जाए और राइट वेंट्रिकल अटैच हो जनाब किसके साथ, एओर्टा के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लू है, तो ये एओर्टा में जाएगा, एओर्टा में ये सिस्टम ये सर्कुलेशन में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, साइनोसिस और हाइपोक्सीमिया काज करेगा, ठीक है, हाइपोक्सीमिया काज करेगा। तो अर्ली साइनोसिस होगी इन पेशेंट्स में, ठीक है। तो इसमें पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो जाती है, स्विच हो जाती है, इमेच्योर पोजीशन होती है। अब ये होता क्यों है? ये बेसिकली होता है जो एओर्टो पल्मोनरी सेप्टम होता है, ठीक है, एओर्टो पल्मोनरी सेप्टम बेसिकली एक सिंगल वेसल होती है जिसको हम ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें एक सेप्टम डेवलप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एओर्टो पल्मोनरी सेप्टम कहते हैं, ठीक है। ये डिवाइड करता है इसको दो वेसल्स में, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में। अब इसकी रोटेशन में
जो है जो एओर्टा होती है वो लेफ्ट हार्ट के साथ अटैच हो जाती है, और राइट जो पुल्मोनरी आर्टरी है वो अटैच होती है राइट वेंट्रिकल के साथ। लेकिन अगर ये सेप्टम एओर्टा पुल्मोनरी सेप्टम जो है रोटेशन ना हो, इसका रोटेशन फेलियर हो, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो जनाब राइट वेंट्रिकल है ये एओर्टा के साथ अटैच होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल पुल्मोनरी ट्रंक के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन जो है इमेच्योर हो जाएगी। तो साइनोसिस और हाइपोक्सीमिया होगा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। अब प्रोफ जो है मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज है चाइल्डहुड की, और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स मोस्ट कॉमन कंजेनिटल साइनोटिक डिजीज है न्यू बॉर्न्स की। ठीक है, ये न्यू बॉर्न्स में देखने को मिलेगी, या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ साइनोसिस मिल रही है, and think of transmission of blood vessels, and this condition is associated with pregnancy अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं प्रेगनेंसी में, लाइक डायबिटीज है, अगर रूबेला इन्फेक्शन डेवलप होता है, अगर पेशेंट में पुअर न्यूट्रिशन है, या अल्कोहल पेशेंट ले रहा है, ठीक है, या इंक्रीज एज है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर प्रेगनेंसी में ये रिस्क फैक्टर हैं तो देयर इज चांस ऑफ डेवलपिंग दिस कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। तो इसके फीचर्स क्या हैं, इन पेशेंट्स में साइनोसिस और हाइपोक्सीमिया होगा आफ्टर बर्थ, टेकिपनिया डिस्निया होगा। इसके अलावा इनमें मर्मर्स मर्मर्स होंगे। अगर पीडीए है तो मशीन लाइक मर्मर होगा, ठीक है, पीडीए का मशीन लाइक मर्मर होगा। वीएसटी है तो उसमें हार्श पेंसिस्टोलिक मर्मर होगा। ठीक है, इसके अलावा इनमें आपने याद रखना है कि अगर हम चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स की वजह से जो हार्ट की शेप है एग लाइक बन जाती है, और ऐसे लगता है कि जैसे एग हैंग कर रहा हो विद स्ट्रिंग, तो इसको हम कहते हैं एग ऑन स्ट्रिंग अपेयरेंस ऑफ हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे। और चूंकि ये साइनोटिक कंडीशन है और इसमें सर्वाइवल के लिए शंट्स का मौजूद होना जरूरी है, और इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो पीडीए है, इसको हम पेटेंट रखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे। ठीक है, और ये बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है, और मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेट ट्रीटमेंट फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। फर्दर हम कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, आपकी असेसमेंट भी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स will allow a baby with transfusion of great vessel to remain alive at birth, that is the patent ductus arteriosus। इसको पेटेंट रखेंगे हम, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। Transfusion of great vessel is due to failure of which structure to spiral, that is the aortopulmonary septum। ठीक है, what is the most common sign of transfusion in neonate, that is the cyanosis। which of the following can be given to the patients of transfusion vessels to maintain a ductus arteriosus। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो बेसिकली हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। जो तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो इसके फीचर नहीं होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसका फीचर होगा, लाइक वो इसमें आप दे सकते हैं इनमें साइनोसिस है, वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि इनमें जो एओर्टा है वो अराइज हो रही है फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी आर्टरी अराइज हो रही है फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये इसका फीचर है। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ ट्रांस, दैट इज द इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी है ये मोस्टली कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के लिए मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए जो आपने याद रखने हैं।